आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इज़राइल और ईरान के बीच जो लड़ाई चल रही है उसको समझने के लिए बहुत सारी बातों को हमें समझना पड़ेगा कि अमेरिका की क्या पोजीशन है, खाड़ी देशों में जो तेल और गैस की स्थिति है उसका क्या मामला है, इराक को क्यों डिस्ट्रॉय किया गया, किस पॉलिसी के तहत किया गया, इज़राइल की स्थापना क्यों की गई, क्या पश्चिमी देश इस्लाम को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, विरोधी मानते हैं, क्योंकि पूंजीवादी देशों को हमेशा कहीं ना कहीं ख़तरा रहता है। ईरान में अगर आप देखें तो ईरान के पास एक ठीक ठाक ताकत है, एक लड़ने की शक्ति है। तो ऐसे में इराक को ख़त्म करने के बाद ईरान की तरफ जो निगाह है तो ये तो ईरान पहले से ही जानता था। तो सारी बातें क्योंकि आपस में इंटरकनेक्ट हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो उसको समझने के बाद ही हम समझ सकते हैं कि अब क्या हो सकता है। अभी इज़राइल क्यों अटैक नहीं कर रहा है, देरी क्यों हो रही है, दिन पे दिन बीतता जा रहा है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जिन लोगों का मानना है कि वो करेगा और इस अवसर पर करेगा, तो समय तो बीतता जा रहा है और लगातार देखने में आ रहा है कि वो वहाँ पर लेबनान पर बमबारी कर रहा है। तो लेबनान पर बमबारी करने का क्या मामला है, क्यों इतनी की जा रही है, उसके पीछे क्या रणनीति है इज़राइल की। क्योंकि हिजबुल्लाह से इससे पहले जो संघर्ष हुए हैं उसमें लगातार इज़राइल को हार खानी पड़ी है, पराजय देखनी पड़ी है, बहुत सारे उसके सैनिक भी मारे गए हैं। तो अब जो नई पॉलिसी जो बमबारी की एक अपनाई है इज़राइल ने, उसके पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि यहूदी तो बहुत पहले से ही अरब के अंदर रहते थे और अलग अलग अपना खाड़ी देशों में रहते थे। वो मदीने के अंदर भी रहते थे। जब इस्लाम का उदय हो रहा था उस समय भी मदीने में यहूदी रहते थे। तो यहूदियों का तो मुसलमानों के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है, आप कह सकते हैं कि पड़ोसियों का संबंध रहा है। तो ऐसे में अगर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहाँ पर स्थापित कर दिया गया इज़राइल को, तो यहूदियों की खुद जिम्मेदारी बनती थी कि हमको इस्टेब्लिश किया गया है तो हम शांतिपूर्ण ढंग से रहें, वहाँ फ़िलिस्तीनियों के साथ उनको भी कोई धक्का न लगे। लंबे समय से रह रहे हैं तो हम यहाँ पर आ गए हैं, यूरोप से हमको यहाँ पर लाया गया है। तो ऐसे में अगर हमारा कोई एक राज्य बन रहा है तो हम शांति अब अपनाते हुए वहाँ पे आराम से रहें और फ़िलिस्तीनियों के साथ भी अच्छा हम रखें बर्ताव। अगर वहाँ यहूदियों ने ऐसा किया होता तो ये सारा दोष जो पश्चिमी देशों को दिया जाता है तो वो नहीं होती। तो इंसान के अपने खुद के नेचर पर डिपेंड करता है ना, अपने स्वभाव पर। लेकिन आप शुरू से देखेंगे तो यहूदियों का मामला हमेशा से ऐसे ही रहा है, वो जल्दी अपने सामने किसी को सह नहीं पाते हैं। आप देखेंगे जब मक्का से पैगम्बर मोहम्मद जो है वो मदीना गए थे तो वहाँ पर जो है वो तरह तरह के षड्यंत्र यहूदियों के द्वारा रचे जाते थे, फिर उनसे लड़ाई भी हुई और उनको वहाँ से निकाल दिया गया। तो यहूदियों के इतिहास अगर आप देखेंगे पहले जा कर के, तो वो किसी को अपने सामने समझते नहीं हैं, यानी वो खुद को बहुत श्रेष्ठ मानते रहे हैं। तो ऐसे में जब आप खुद को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर किसी दूसरी सत्ता को आप स्वीकार नहीं करेंगे। वो पहले से भी जानते थे कि पैगम्बर मोहम्मद साहब जो है अरब के अंदर पैदा होंगे, उनको जानकारी पहले से थी, उनकी किताबों में थी, क्योंकि वहाँ भी नबी पैगम्बर बहुत आए हैं। तो ऐसे में वहाँ उनकी किताबों के अंदर वो जिक्र रहा है तो उनको तो पूरा पता था। लेकिन वो इस बात से नाराज़ थे कि हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं, वो मक्का के अंदर वहाँ क्यों पैदा हो रहे हैं, अरब के अंदर। तो अरबों को तो कुछ समझते ही नहीं थे अपने सामने। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं एक घमंड जो होता है इंसान को, वो कभी भी इंसान को फलने फूलने नहीं देता है। अभी इज़राइल को लगता है कि हम पश्चिमी देशों की मदद से या ब्रिटेन की मदद से, फ्रांस की मदद से वो दबा लेंगे। आप इतने देशों के बीच में घिरे हुए हैं, इतने मुस्लिम देश हैं, वहाँ पे आपकी एक सत्ता है, कब तक आप इस तरह लड़ते रहेंगे। अब ईरान का तो बहुत पुराना मामला है, बहुत पुरानी सभ्यता है। तो ईरान को भी ये पता है कि अमेरिका से लड़ पाना सीधे हमारे लिए आसान नहीं होगा, और इज़राइल को इस्टेब्लिश ही इसीलिए किया गया है कि ईरान को कहीं ना कहीं डिसमेंटल किया जाए। वहाँ जितने भी देश हैं वो उनकी राजनीतिक शक्ति को कुंद कर दिया जाए, क्योंकि पूंजीवादी देशों को इस्लामिक जो शक्ति है उसके एक राजनीतिक जो प्रभाव है उससे हमेशा से भय रहा है। क्योंकि उस्मानिया सल्तनत जो है वो तुर्की के अंदर रही है और काफ़ी यूरोपीय देशों को नुकसान भी हुआ है, उसका एक्सपेंशन विस्तार रहा है। तो पूरा इतिहास तो खंगाले बैठे हुए हैं। तो ऐसे में राजनीतिक शक्ति के तौर पर किसी भी इस्लामिक देश को पश्चिमी देश जो है वो सहने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं उनकी नीति होती है उनको कमज़ोर किया जाए। दिखाते कुछ है, करते कुछ है। अभी जैसे लग रहा है सऊदी अरब को ये लगता है कि अमेरिका हमारी मदद कर रहा है, लेकिन अमेरिका का अगर भी बस चले तो सऊदी अरब में वो सत्ता है उसको भी वो समाप्त कर दे। तो अंदर का जो दिल का मामला होता है उसको कोई नहीं देखता है।
कूटनीति और राजनीति में यही होता है कि जो हमारा समर्थन करता है ज़ाहिरी तौर पर, तो अंदर के मामलात भी देखना चाहिए। आज सऊदी अरब को ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन यही अगर इजराइल का प्रभाव बढ़ा और पश्चिमी देशों ने ईरान को नष्ट कर दिया तो मामला सिर्फ वहाँ तक नहीं रहा, क्योंकि मदीने के अंदर तो पहले से भी यहूदी रहते थे। तो ग्रेटर इजराइल में तो वो नक्शा सऊदी अरब के अंदर भी जाके मिलता है, बहुत सारे खाड़ी देशों से मिलता है वो। और अगर इसमें सफलता मिली तो अंतिम परिणाम जो होगा वो इजराइल के फेवर में नहीं होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, आप इतनी बड़ी आबादी के बीच में कब तक लड़ते रहेंगे और कब तक आपको पश्चिमी देशों का साथ मिलता रहेगा। तो जब अंत हमारा सही नहीं होना है, हमने ये देख लिया है कि हम जहाँ रह रहे हैं, इतने देशों के बीच रह रहे हैं, कब तक हम राजनीतिक रूप से दबा दबा के रहेंगे। आगे परिस्थितियाँ बदलती हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, तो हमेशा जो है वो यहूदी लोग इसी तरह संघर्ष में फंसे रहेंगे, कहीं भी चैन लेने का मौका नहीं मिलेगा। समय ने उनको मौका दिया था कि अब वो वहाँ स्थापित हुए थे इजराइल में, मतलब अभी जहाँ प्रेजेंट पोजीशन में है वो, उनको जर्मनी आदि देशों से लाया गया था वहाँ पर, तो फ़िलिस्तीनियों के साथ अच्छा बर्ताव करके सह अस्तित्व के सिद्धांत पर रहते। जैसे कि रूस के अंदर चेचेनिया का इलाका कितना संघर्ष चल रहा था, तो चेचेनिया को स्वायत्तता दे दी गई, अब वहाँ पर इतनी स्थिति ख़राब नहीं है। और चेचन फ़ौजें देखिए रूस के लिए लड़ भी रही हैं यूक्रेन के अंदर, और काफ़ी मजबूत भी हैं। तो रूस ने तो ये समझदारी का परिचय दिया कि जो भी मुस्लिम वहाँ पर इलाके हैं उनको स्वायत्तता दे दिया है, बहुत सारे इलाके हैं, तो वो भी अपना आराम से रह रहे हैं, रूस की सत्ता भी चल रही है। तो ये तो यहूदियों की जिम्मेदारी थी ना कि हमको किसी तरह से, अगर यूरोपीय देशों ने या अमेरिका ने अपने प्रभाव से हमको वहाँ पर स्थापित कर दिया है, तो हम आप शांति के साथ रहें, सुकून की ज़िंदगी अपना जिएँ। यहूदियों के लिए भी मुसीबत बनी हुई है, वहाँ की जो सरकार है वो तो एक मुसीबत बनी हुई है। सरकारें करती यही हैं, ऐसा नहीं कि सारे यहूदी ख़राब हैं। वहाँ पर यहूदियों की एक लाबी है जो फ़िलिस्तीनियों के साथ भी है, उनकी हमदर्दी है, लेकिन उनके हाथ में कुछ है नहीं। जैसे भारत के अंदर गोदी मीडिया का एक समूह है, तो यहाँ पर सरकार जो चाहती है, जो भी पार्टी होती है वो जो चाहती करती है, अब उसका बहुत से बीजेपी का विरोध लोग करते हैं, लेकिन वो कर क्या पा रहे हैं। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो, अपने एजेंडे के हिसाब से चल रही है, अपनी उसी हिसाब से विदेश नीति वो अपनाए हुए है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी देश के अंदर जो अपोजिशन की एक आवाज़ होती है वो सुनी नहीं जा पाती है। तो अगर इजराइल में एक बड़ा जन विद्रोह हो, रोका जाए सरकार को कि नहीं ये सब भाई हमको नहीं चाहिए, अब फ़िलिस्तीनियों का भी एक राज्य आप स्वीकार करें, उनकी भी मदद की जाएगी, ये तो पहले से ही करना चाहिए था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, रात में नींद उड़ी हुई है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपकी नींद उड़ी हुई कहीं मिसाइल ना आ जाए। और ईरान के ऊपर मान लिया अटैक आप करते हैं, उसके परमाणु बम को समाप्त करने की कोशिश की जाएगी, और उसे अमेरिका की शक्ति से मान लिया आप नेस्तानाबूद भी कर देते हैं राजनीतिक शक्ति के तौर पर, तो क्या ईरान समाप्त हो जाएगा? इतनी लंबी सभ्यता है, तो क्या वो छोड़ देंगे ऐसे ही? जो फ़ारसी एक कहा जाता है कि पर्शियन, उन लोग का अपना एक एकजुटता बहुत ज़्यादा रहती है, तो क्या ऐसे ही वो मतलब डिसमेंटल हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। दूसरी राजनीतिक शक्ति को स्थापित भी वहाँ किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो भी उनके दिल के अंदर भी ये बात रहेगी। तो इसलिए ये संभव नहीं है। अभी अगर अटैक किया इजराइल ने, मतलब इजराइल ने अगर ईरान पर अटैक कर दिया, तो ईरान ने तो वैसे भी एक पूरा जाल फैलाया हुआ है, हिजबुल्लाह का जाल वहाँ पर वैसे ही मौजूद है, और हिजबुल्लाह से ही लड़ पाना मुश्किल हो रहा है। आप ज़मीनी तौर पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से बमबारी करें, हम लोग इलाका छोड़ करके भाग जाएं, तो जो प्रभाव वाले इलाके हिजबुल्लाह के हैं, वो जब वहाँ से लोग चले जाएंगे तो हम पूरे बमबारी करके पूरे एरिया को तबाह कर देंगे, उसमें हिजबुल्लाह के लोग भी मारे जाएंगे। इस तरीके से हम आराम से उनको कूट देंगे। तो जो दबाने की और कूटने की नीति पर चल रहे हैं, इजराइल की जो पॉलिसी है नई, वो यही पॉलिसी है, कितनी बमबारी करो कि वो पूरा प्रभाव वाला हिजबुल्लाह का इलाका जो वहाँ से लोग भाग जाएं, और जब वहाँ भाग जाएंगे तो सिर्फ मकान ही रह जाएगा, उसके बाद हिजबुल्लाह के लोग रह जाएंगे, क्योंकि वो तो वहाँ से जाएंगे नहीं, और बमबारी करके पूरे एरिया को हम तबाह कर देंगे, उतने सेक्शन को तबाह कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि हम पूरे इलाके में आराम से वहाँ पे डोमिनेट कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम उस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेंगे, वहाँ से हमारे लिए कोई प्रतिकार नहीं आएगा। लेकिन ये तो बहुत मामला आसान हो गया ना, कि ईरान की बैकिंग भी तो है, क्या ईरान मदद नहीं करेगा? अभी आप हिजबुल्लाह के ऊपर जिस तरह से वहाँ बमबारी लेबनान पे कर रहे हैं, तो ये लंबे समय तक कब तक करते रहेंगे? पूरी तरीके से ईरान जो है अपनी एक टुकड़ी वहाँ भेज सकता है, हिजबुल्लाह को कभी कमज़ोर नहीं होने देगा वो, क्योंकि उस फ्रंट से वो कमज़ोरी होगी तो कहीं ना कहीं ईरान का एक पक्ष तो कमज़ोर होगा ना, तो ईरान तो उसको दोबारा, जैसे कहते हैं कि किले के अंदर दरार हो जाती है उसको भर दिया जाता है, तो ईरान तो पूरी कोशिश करेगा। तो खुलासा ये है कि यहूदी हमेशा अपने घमंड में चूर रहते हैं,
और उनकी वजह से ही दिक्कतें हैं। वो अरबों के साथ हमेशा से रहते थे, उनको पूरी जानकारी थी कि पैगंबर मोहम्मद जो है वो अरब के अंदर पैदा होंगे, लेकिन वो चाहते थे कि हमारे इलाके में पैदा हों, अरबों के यहाँ क्यों पैदा हो रहे हैं। तो जानकारी वहाँ जो भी नबी पैगंबर पहले यहूदियों में रहे हैं तो वो पहले ही जानकारी उन्होंने दे दिया था कि आखिरी नबी पैगंबर जो है वो पैदा होंगे, और ये जानते थे वो बात। और लेकिन उसके बावजूद भी, जानने के बावजूद भी वो उनकी दुश्मनी लगी रही कि हमारे यहाँ क्यों नहीं पैदा हो। तो एक घमंड जो होता है इंसान को डुबो देता है। तो इजराइल के लिए लंबे समय तक की नीति जो है वो जो संघर्ष की है वो कभी भी फलीभूत नहीं होगी, और इसका नतीजा ये निकलेगा, एक दिन यहूदियों के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। और जैसा कि बहुत सारी किताबों में मिलता भी है कि सर्वनाश के कगार पर जो है वो पहुँच जाएगा मामला, क्योंकि जब आप इतने मुस्लिम देशों से घिरे हुए हैं तो कब तक आप लड़ते रहेंगे। इस तरह से आसान नहीं है, बड़ी बड़ी सभ्यताएँ हैं। तो तुर्की भी वहाँ पर है, सीरिया का भी एक इतिहास है, मतलब और भी सुन्नी देश हैं। कहीं ना कहीं सऊदी अरब के दिल की अगर बात की जाएगी तो उनके भी दिल में ये दर्द है, लेकिन वो डरते हैं। वो उनको इस बात का डर है कि हम अमेरिका के ख़िलाफ़ चले जाएंगे तो हमारी सत्ता ना चली जाए। उनको अपने राजवंश को बचाना है, इसलिए वो खामोश बैठे हुए हैं, और इसीलिए अमेरिका की फ़ौज भी अरब के अंदर मौजूद है। लेकिन इजराइल के लिए लंबे समय तक नुकसानदेह स्थिति होगी, और भारत की जो विदेश नीति है जो इजराइल के फेवर में है उसका भी जा कर के लंबे समय तक उसका भी नतीजा बहुत अच्छा नहीं होगा। क्योंकि अभी तो हो सकता हो इजराइल का समर्थन भारत सरकार के द्वारा जिस तरह से किया जाए, मतलब सैद्धांतिक तौर पर तो फ़िलिस्तीनियों की बात की जाती है, लेकिन अभी जो झुकाव दिखाई पड़ रहा है कि ईरान से तेल लेना जो है वो सीमित कर दिया गया, और जब सीमित किया तो फिर चीन ने जो है बड़े पैमाने पर तेल लेना शुरू कर दिया है। ईरान का जो निर्यात हो रहा है उसका 13% तो चीन खरीद रहा है। तो भारत के पीछे हटने से क्या है कि ईरानी कहीं ना कहीं नाराज़ हैं, क्योंकि भारत का ईरान से बहुत पुराना संबंध रहा है। वर्तमान में जो नीति ये भारत सरकार ने कहीं ना कहीं बदली है, लंबे समय के बाद इसका नुकसान होगा। अगर सरकार कोई दूसरी आती है तो बदलती है तो वो बात ठीक होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा तो नुकसान हो, इसलिए कि इजराइल वहाँ आज नहीं कल उसकी शक्ति को सीमित होना है। क्योंकि जब आप इतने देशों के बीच घिरे हुए हैं तो सफल होकर के कभी जीवन नहीं बिता सकते, ये एक माना जाता है, और यही अंत में होगा। चाहे वहाँ तबाही आ जाए, चाहे ग्रेटर इजराइल की जो स्थापना की बात हो रही, चाहे वो इस्टेब्लिश भी कर लिया जाए, उसके बावजूद भी यहूदियों को जो है वो पराजय उठानी पड़ेगी। क्योंकि कभी ऐसा होता नहीं है, ना देखा गया है कि इतने देशों के बीच में कोई एक देश जो है वो डोमिनेट लंबे समय तक करता रहे। ये यहूदियों की अपनी एक जिम्मेदारी थी कि उनको एक मौका समय ने दिया था तो शांति के साथ रहते, प्रेम के साथ रहते तो कोई दिक्कत नहीं थी। फ़िलिस्तीनी भी कम से कम अपना दुख दर्द विस्थापन का भूल जाते, साथ में रहते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी तो क्या है कि अभी एक राजनीतिक शक्ति और हथियार लेकर के अमेरिका से और यूरोपीय देशों से हथियार लेकर के मुस्लिम देशों को डोमिनेट करने के लिए मोहरा बन जाना, कहीं ना कहीं ईसाई जो राजनीति जो पश्चिमी देशों की है वो यहूदियों को आधार बना करके पीछे रह करके मुस्लिम एक राजनीतिक शक्ति उसको कुचलने के उस पर चल रहे हैं, यानी इस्तेमाल होने दे रहे हैं यहूदी अपने को ईसाइयों के उस पर, अगर देखा जाए तो। और ये बात सही भी है, लगातार वो आगे किए हुए हैं और ईसाई ऐसा ही करते हैं। भारत के अंदर भी तरह तरह के षड्यंत्र रचे गए मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाने के लिए। क्या नहीं किया यहाँ पर अंग्रेज़ों ने। और ये आप देखिए अफ्रीका के अंदर भी, दक्षिण अफ्रीका अंदर भी वहाँ भी बहुत जुल्म किया। जहाँ भी अंग्रेज़ ये गए हैं तबाही के अलावा कोई चीज़ वहाँ पर आ नहीं पाई है, क्योंकि अंग्रेज़ों के अंदर भी कहीं ना कहीं अपनी एक जो होती है कि हम गोरे हैं, ये कहीं ना कहीं एक डोमिनेट करने की जो फीलिंग है वो चलती रही है। हालांकि सारे अंग्रेज़ों के बारे में ये बात नहीं कही जा सकती। एक सेक्शन जो प्रभावशाली होता है, जो ज़्यादा भौतिक शक्ति का उपयोग करना चाहता है, तो वो ऐसा करता है। सब पर कभी भी कोई बात लागू नहीं होती। हर सेक्शन के अंदर एक समूह होता है, अच्छी खासी संख्या होती है जो विरोध करते हैं। लेकिन अभी देखा यही जा रहा है कि यहूदी जो हैं वो अपने को इस्तेमाल होने दे रहे हैं, जिसका नतीजा आगे जा कर के बुरा होगा। चाहे ईरान को डिसमेंटल कर दिया जाए, पूरी तरह से नेस्तनाबूद भी कर दिया जाए, तब भी वो लड़ाई चलती रहेगी। ग्रेटर इजराइल बन भी जाता है, उसके बावजूद भी आखिर में आप देखेंगे कि यहूदियों के लिए मामला बिगड़ेगा। क्योंकि इतने बड़े जब समूह के बीच में कोई एक अकेला इंसान, कोई एक अकेली कास्ट जाति होती है, तो फिर वो कभी भी डोमिनेट नहीं कर सकती। होता यही है कि आखिर में जो है वो मिल करके, जैसे आप देखिए विजयनगर साम्राज्य की लड़ाई चलती थी, दक्षिण भारत में जो मुस्लिम रियासतें थीं, अलग अलग लड़ाइयाँ चलती थी। विजयनगर साम्राज्य ने बड़े बड़े
वहाँ पर जो दक्षिण भारत में शिया मतलब सल्तनतें भी थी, उनको भी डिस्ट्रॉय किया, लेकिन आपस में इतना ज़्यादा तनातनी हो गई कि पांचों रियासतों ने मिल करके आपस में गठबंधन बना के विजयनगर साम्राज्य को नष्ट कर दिया। तो ये लंबा संघर्ष वहाँ भी बड़ा चला, लेकिन उसका अंत क्या रहा? उसका अंत यही रहा, विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो गया। क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर वहाँ पर कोई एक मुस्लिम रियासत होती और 4-5 वहाँ पर गैर मुस्लिम रियासतें होती, तो मुस्लिम रियासत के साथ वही होता जो विजयनगर के साथ हुआ था। तो यही समाजशास्त्र का ये नियम भी यही कहता है, जो एक रूल है कि कोई भी किसी भी समूह के बीच में रह करके वो डोमिनेट नहीं कर सकता लंबे समय तक, अंत हो जाता है। तो इसलिए ये जो आप संघर्ष देखेंगे, इसका नतीजा सिर्फ यही निकलेगा कि आखिर में जाकर के यहूदियों को बहुत बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा। लेकिन अभी जो है वो बात समझ में नहीं आ रही है। उनको लग रहा है कि हम हथियार के बल पर, टेक्नोलॉजी के बल पर जो है वो दबा लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाएगा तो इसका नुकसान होगा इजराइल को।